नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 1 जुलाई 2021 के डेली क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार, इसके साथ साथ भारत सरकार के अलग अलग विभाग, मंत्रालय और पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को लेकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपसे पूछते हैं। आज की डेली क्विज प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस आईएएस की तरफ से बायजूस आईएएस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन आगामी रविवार को 4 जुलाई सुबह 11 बजे किया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 जुलाई को सुबह 11 बजे तक है। तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लें और बायजूस आईएएस के साथ सिविल सर्विसेज की अपनी तैयारी के लिए जुड़ें। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेकर आप 100% तक छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, यह जो टेस्ट लिया जाएगा ये ऑनलाइन माध्यम से है और सामान्य अध्ययन का 2 घंटे का आपका ये टेस्ट होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन अपना जल्दी करें और 4 जुलाई को जो छात्रवृत्ति परीक्षा है उसमें भाग लेकर बायजूस आईएएस के साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जुड़ें। आज के अपने डेली क्विज को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। तो ध्यान रखें, नोडल मंत्रालय के रूप में गृह मंत्रालय कार्य करता है। दूसरा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यहां आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अध्यक्ष गृह मंत्री नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखें, देश के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, न कि गृह मंत्री। इसीलिए दूसरा पॉइंट यहां पर गलत है और आप ध्यान रखें, आपसे गलत पूछा गया है तो केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। तो आंसर आपका बी। यह क्वेश्चन हमने आपसे यहां पर इसलिए पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को फटकार लगाई गई है कि अभी तक उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं दी है जिसके माध्यम से यह निश्चित किया जाएगा कि जिन परिवारों में कोविड-19 से कोई मृत्यु हुई है उनको क्या आर्थिक लाभ या आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा 6 हफ्ते का समय दिया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कि वो इसके संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम भारत में आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तो आपदा प्रबंधन को लेकर जो 2005 का कानून है उसके माध्यम से हम देखें तो गृह मंत्रालय एक तरह से एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है। केंद्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जिसमें अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, और राज्य स्तर पर आप देखें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसी के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति। इसी तरह से राज्य के स्तर पर भी राज्य कार्यकारिणी समिति होती है और केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सहायक समितियां भी बनाई जाती हैं। केंद्रीय संस्थाओं के रूप में आप देखें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा क्षमता विकसित करना भारत में आपदा प्रबंधन के लिए यह प्रमुख रूप से कार्य करता है। इसी के साथ साथ आपदा में मदद करने के लिए प्रमुख संस्था के रूप में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कार्य करता है। अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो राज्यों में जिलों के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी गठित किया जाता है और इनका एक तरह से जो संपर्क है वो स्थानीय निकाय और साथ साथ जो सलाहकार समितियां उनके साथ में रहता है। तो ये भारत में आपदा प्रबंधन का एक तरह से तंत्र है। दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, कालबेलिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ध्यान रखें, राजस्थान का लोक नृत्य है। दूसरा, इस नृत्य प्रदर्शन को यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आप ध्यान रखें, यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत इंटेंजिबल हेरिटेज की बात करें तो भारत की तरफ से कालबेलिया नृत्य को इसमें 2010 में शामिल किया गया था। तो यह दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है, यह यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल है। तीसरा, कालबेलिया मुख्यतः विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य प्रमुख रूप से महिलाओं के द्वारा एक तरह से
किया जाता है। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, तो आंसर आपका बी, केवल 2 और 3 सही है। यहाँ पर हमने यह प्रश्न इसलिए लिया है कि कोविड-19 के समय अगर हम देखें तो लोक नृत्य को लेकर एक तरह से स्थितियां काफी खराब हुई हैं। जो भी कलाकार हैं उनके लिए आर्थिक रूप से स्थितियां काफी नकारात्मक हुई हैं, क्योंकि इस तरह के जो नृत्य हैं वो प्रमुख रूप से पर्यटन के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें और प्रमुख रूप से कालबेलिया नृत्य की बात करें, कालबेलिया या अन्य प्रकार के लोक नृत्यों से जुड़े हुए कलाकारों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग ऐप के माध्यम से या ग्रुप कॉल के माध्यम से इस तरह के नृत्य को सिखाने की जो प्रक्रिया है उनको शुरू किया जा रहा है, जिससे कि इस तरह के लोक नृत्य करने वाले कलाकार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर न हो पाए। हम अपने तीसरे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है? जारदुलू आम। जारदुलू आम की बात करें तो भागलपुर, बिहार से एक तरह से आम की प्रमुख प्रजाति है और इसको भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। दूसरा अगर हम देखें हापुस आम, जिसे अल्फांसो भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ साथ लक्ष्मण भोग आम की बात करें, पश्चिम बंगाल में मालदा क्षेत्र से है, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है। इसी के साथ साथ मालदा में आप देखें हिमसागर, फजली, ये भी आम की प्रजातियां हैं जिनको भौगोलिक सूचक मिला हुआ है। बंगनपल्ले आम, इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में भौगोलिक सूचक मिला हुआ है। अप्पे मेडी आम की बात करें तो प्रमुख रूप से इसे कर्नाटक के क्षेत्र में भौगोलिक सूचक का दर्जा दिया गया है। आम की 5 प्रजातियां दी गई हैं, इन सभी को भौगोलिक संकेतक दिए गए हैं, तो आंसर आपका डी है, 1, 2, 3, 4 और 5। यह प्रश्न हमने इसलिए लिया है क्योंकि आम की जो भी प्रजातियां स्थानीय स्तर पर भारत के अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं उनके संरक्षण के लिए प्रमुख रूप से राज्यों में काम किया जा रहा है। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? चालू खाता घाटा मूल्य ह्रास का कारण हो सकता है। दूसरा, चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था के अप्रतिस्पर्धी होने का एक संकेत हो सकता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, चालू खाते घाटे की अगर हम बात करें तो जब हम भुगतान संतुलन की बात करते हैं तो भुगतान संतुलन का मतलब 2 तरह के प्रमुख खातों से रहता है। तो भुगतान संतुलन का मतलब भारत के अर्थव्यवस्था का दुनिया के अर्थव्यवस्था से क्या व्यापार या लेन देन हो रहा है, उसके संबंध में एक तरह से जो आंकड़ा है वो भुगतान संतुलन बताता है। इसमें 2 भाग रहते हैं। एक हिस्सा कहलाता है चालू खाता, जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पूंजी खाता, या इसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। जब हम बात करते हैं पूंजी खाते की तो प्रमुख रूप से आप देखें जो वाह्य सहायता हमें मिलती है, इसी के साथ साथ व्यापारिक जो बाहरी उधार लिए जाते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, या छोटे समय के जो उधार लिए जाते हैं, बैंकों में जो भी एनआरआई जमा प्रमुख रूप से है। विदेशी निवेश के 2 प्रमुख प्रकारों की बात करें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई, तो ये भी एक तरह से जो निवेश आ रहा है ये पूंजी खाते में जाता है। या अन्य प्रकार का जो भी एक तरह से प्रवाह हो रहा है भारत में या भारत से बाहर निवेश किया जा रहा है तो वो प्रमुख रूप से पूंजी खाते में आता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर चालू खाता, क्योंकि उसी के संबंध में हमारा क्वेश्चन है। चालू खाता एक तरह से हम देखें तो हमारे आयात और निर्यात से संबंधित है। अगर हमारा निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन है, वो सकारात्मक रहता है और संभावना रहती है कि हमारा जो चालू खाता है वो अधिशेष हो जाए, जिसको हम बोलते हैं चालू खाता अधिशेष, करंट अकाउंट सरप्लस। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे जो आयात हैं वो मान लीजिए तुलनात्मक रूप में निर्यात की तुलना में काफी ज्यादा हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम बाहर ज्यादा एक तरह से भुगतान कर रहे हैं बजाय बाहर से भुगतान भारत में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार संतुलन है वो नकारात्मक हो जाता है और जो हमारा चालू खाता है वो घाटे में जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, चालू खाते में इनविजिबल या अदृश्य भी शामिल होते हैं, जिसमें हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, यानी सेवा क्षेत्र को लेकर जो भी भुगतान किया गया बाहर या भारत में भुगतान आया है। जैसे हम बैंकिंग की बात करें, बीमा की बात करें, पर्यटन की बात करें, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो भुगतान है वो एक तरह से सेवा क्षेत्र के हैं, इनको अदृश्य में माना जाता है। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कोई भारतीय विदेश में काम कर रहा है तो वो अपनी बचत को भारत में भेज रहा है, जिसको हम प्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफर है जो हमें प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ हम अलग अलग प्रकार की आय हम देखें जो विदेशों से भारत में आ रही है, वो भी इसमें एक तरह से शामिल किया जाता है। यहाँ पर आरबीआई का कहना है कि जो सरप्लस था पिछले साल में वो वर्तमान वित्तीय वर्ष में उसी समय में हम देखें तो घाटे में बदल गया है, यानी 8.1 अरब डॉलर का जो हमें चालू खाता अधिशेष था, सरप्लस था, वो अब चालू खाते घाटे के रूप में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर आरबीआई का कहना है कि सामान्य रूप से आयात की जो स्थितियां हैं
वो बनने से एक तरह से ये घाटा पुनः दिखाई पड़ने लगा है। और इसके बड़े कारण के रूप में हम देखें तो माना जा रहा है कि सोने का बड़े पैमाने पर जो आयात किया जा रहा है। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, चालू खाता घाटा होने की स्थिति में एक तरह से आयात हमारे ज्यादा है और निर्यात कम है, तो हम डॉलर के रूप में भुगतान ज्यादा कर रहे हैं, यानी डॉलर निर्यात के कारण जो हमारे पास आ सकता है वो ज्यादा नहीं आ रहा है। तो डॉलर की बाजार में एक तरह से कमी है। आयात के रूप में डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है भुगतान करने के लिए, और निर्यात के कारण जो डॉलर आ सकता है वो कम है। तो डॉलर की बाजार में एक कमी होती है और रुपए की अधिकता हो जाती है। तो जब रुपए की अधिकता है, डॉलर कम है, तो एक तरह से डॉलर को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देकर उसको खरीदने का प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए अगर हम एक डॉलर को ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू 50 रुपए है, के एग्जाम्पल के लिए है, तो आप अगर ज्यादा रुपए देने का प्रयास करेंगे क्योंकि डॉलर कम है, जो सामान कम होता है उसे खरीदने के लिए आप ज्यादा पैसा देंगे, तो ज्यादा रुपए दिया जा रहा है, तो एक डॉलर ये 75 रुपए तक का आपका मान लीजिए बढ़ गया। तो आपने क्या करा कि ज्यादा रुपए देकर डॉलर को खरीद रहे हैं, बाजार में डॉलर की कमी है। तो इस कारण होता यह है कि एक डॉलर जो 50 रुपए का है वो 75 रुपए हो जाता है। ऐसी स्थिति में डॉलर तो मजबूत हो जाता है लेकिन रुपए हमारा कमजोर हो जाता है। तो ये रुपए का मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन एक तरह से कहलाता है। तो चालू खाता घाटा होने पर इस तरह से रुपए के मूल्य में जो गिरावट है वो एक बड़े कारण के रूप में हो सकती है। पहला पॉइंट सही है। दूसरा, चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था के अप्रतिस्पर्धी होने का एक संकेत हो सकता है। अब देखिए, चालू खाता घाटा क्यों हो रहा है ज्यादा? क्योंकि आयात आपका ज्यादा है, निर्यात कम है। निर्यात आप ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो भी आपके उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं है, उनकी कीमत ज्यादा है, या गुणवत्ता को लेकर जो कीमतें होनी चाहिए उसकी तुलना में ज्यादा है, तो सामान नहीं बिक रहा है। तो ये दिखाता है कि हमारा जो उत्पाद है वो बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं है। तो अगर हम प्रतिस्पर्धी बनाएंगे तो निर्यात बढ़ेगा। तो दोनों पॉइंट यहां पर आपके एक तरह से सही हैं। तो दोनों विकल्प सही हैं, तो आंसर आपका सी। डेली क्विज के अपने हम दूसरे भाग में आते हैं जिसमें यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में अपनी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहां पर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाते हैं। तो आज का क्वेश्चन 2013 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। दादू दयाल की अगर हम बात करें तो गुजरात के एक भक्ति संत हैं। 1544 से 1603 के बीच में प्रमुख रूप से इनके द्वारा एक तरह से अपने जो संदेश हैं वो दिए गए। गुरु नानक जी की अगर हम बात करें 1469 से 1539 तक, और त्यागराज की अगर हम बात करें जिन्हें कर्नाटक संगीत के प्रमुख प्रणेता के रूप में जाना जाता है, 1767 से 1847। आप ध्यान रखें, आपसे पूछा यह गया है कि ये तीनों एक तरह से जो भक्ति संत हैं उन्होंने जब उपदेश अपने दे रहे थे तो लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। यानी वो समय बताना है जब लोधी वंश समाप्त हुआ और बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। ध्यान रखें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उसे एक तरह से मुगल साम्राज्य का आधार माना जाता है भारत में। दादू दयाल की अगर हम बात करें या त्यागराज की बात करें, दोनों ही 1526 से काफी बाद की स्थितियों में हैं, तो इसीलिए उनके द्वारा उस समय उपदेश नहीं दिया जा रहा था। यहां पर आपका एक ही विकल्प सही है, 2 यानी गुरु नानक जी। तो आंसर आपका है बी, केवल 2 सत्य है। डेली कुछ के अपने तीसरे भाग में आज के प्रमुख तथ्य को हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसकी स्थापना आप देखें 1975 में की गई थी और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में इसमें 159 सदस्य देश हैं, 6 सहयोगी इसमें सदस्य हैं, 2 पर्यवेक्षक और 500 से अधिक अन्य संबद्ध सदस्य हैं। जहां तक इसकी सर्वोच्च संस्था की बात करें तो महासभा इसकी सर्वोच्च संस्था है। विश्व पर्यटन संगठन का सचिवालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन के सर्वोच्च अधिकारी इसके महासचिव कहलाते हैं। इस संगठन के अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो प्रमुख रूप से इसकी जिम्मेदारी एक तरह से एक जिम्मेदार और टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन की जो सुविधाएं उनको दुनिया में बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में पर्यटन को मुख्य धारा में एक तरह से लाना इसके लिए प्रमुख रूप से कार्य करता है। पर्यटन को सामाजिक और आर्थिक विकास का एक कारक बनाने के लिए इसके लिए भी इस संगठन के द्वारा प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। छोटे जो द्वीपीय देश हैं वहां पर पर्यटन को सतत रूप में बढ़ावा देने के लिए SIDS का एक प्रोग्राम इसके द्वारा चलाया गया, यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इसी तरह से अफ्रीका में पर्यटन को सतत रूप में बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना
इस संगठन के द्वारा संचालित की गई कोलैबोरेटिव एक्शंस फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, जिसे कोस्ट परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ इस संगठन के द्वारा अलग अलग देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको मान्यता देते हुए विश्व पर्यटन के लिए अलग अलग देशों के जो प्रयास होते हैं उनमें रैंकिंग दी जाती है कि किस देश के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रूप में बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। यहां पर आप ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन को आज के तथ्य के रूप में हमने इसलिए लिया है क्योंकि इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार माना गया है कि अगर हम 2020 और 21 की बात करें तो कुल मिलाकर जो पर्यटन उद्योग है दुनिया में उसको लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस संगठन की रिपोर्ट में माना गया है कि कोविड-19 के कारण लगभग 100 से 120 मिलियन जो रोजगार है पर्यटन क्षेत्र में उन पर एक तरह से संभावनाएं हैं कि वो एक तरह से समाप्त हुए हैं या उनमें लगभग स्थितियां काफी नकारात्मक हैं। जहां तक हम भारत की बात करें तो 2020 में भारत में 54% जो पर्यटन है उसमें एक कमी देखी गई है। ये हमारा 1 जुलाई 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।